11 है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, एल्डिहाइड में एक रिएक्शन रह गया था, टिशेंको रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये जो टिशेंको रिएक्शन होता है ये बिल्कुल कैनिजारो की तरह होगा। अच्छा, एक से एल्डिहाइड में एक रिएक्शन रह गया था, टिशेंको रिएक्शन। कैनिजारो की तरह होता है ये, मतलब एक अल्कोहल बनेगा और एक बन जाएगा आपका एसिड। दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के अगर आप लोगे, एक अल्कोहल एक एसिड बन जाएगा और फिर ये मिलकर के बना लेते हैं एस्टर। एस्टर फॉर्मेशन होता है। अच्छा, कैनिजारो की जो कंडीशन थी वो थी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन टिशेंको का ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो भी चलेगा और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो भी चलेगा, मतलब दोनों तरीके के एल्डिहाइड इसको दे सकते हैं। एस्टर फॉर्मेशन होगा। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं एल्डिहाइड को, तो वो एस्टर फॉर्म करता है। रिएजेंट हम ये यूज कर रहे हैं। रिएजेंट हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, जैसे मान लो हमने ये एल्डिहाइड ले लिया, CH3 CHO ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। इसको हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड इज C2H5O माइनस, इसकी प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल एक अल्कोहल और एक आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और बाद में वो एस्टर बना लेंगे। कैसे? ये CH3 CHO है तो ये अल्कोहल बनेगा तो CH2OH बन जाएगा ये ग्रुप, और एक आपका क्रिएट हो जाएगा 2 कार्बन का एसिड CH3COH। अब ये दोनों मिलके एस्टर बना लेंगे। तो आपको पता है एस्टर फॉर्मेशन में हम लोग प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं। प्रोडक्ट लिखना है तो एसिड से ले लो H और अल्कोहल से ले लो OH और प्रोडक्ट बना दो। इससे OH चला जाएगा और इससे H चला जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा और बाकी सबको हम ऐड कर दें। ये एस्टर फॉर्मेशन। क्लियर है बात इतनी? ये एसिटल्डिहाइड था, इससे हमने टिशेंको रिएक्शन से क्या बनाया, एथाइल एसीटेट। 3 O हो गए यहाँ पे, 3 O नहीं होते हैं आपके, एथाइल एसीटेट बन गया। या इसी को हम बोल सकते हैं एथाइल एथेनोएट। कोई दिक्कत? ओके है यहाँ तक? अब देखो, अगर हम कोई इसमें डबल बॉन्ड वाला ले लें तो डबल बॉन्ड वाले में क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले में डबल बॉन्ड एज इफ रहेगा, उसमें डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मान लो हमने ये ले लिया एग्जाम्पल, अगर हम डिफरेंट एग्जाम्पल ले लें,
मान लो हम एल्डिहाइड ये ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं एक्रोलीन। इस कंपाउंड को, इस एक्रोलीन को अगर हम ट्रीट कर देते हैं एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये एल्युमिनियम एथॉक्साइड टिशेंको रिएक्शन कर देता है, और टिशेंको रिएक्शन से ये एक तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये COH बन जाएगा, और एक बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CHO ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे हम बना लेंगे एस्टर। एस्टर में क्या करना है, एसिड का आपको लेना है OH और इसका लेना है H, और दोनों को ऐड कर देना है। तो ये पोर्शन आपका ऐसे का ऐसे रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCO, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये पोर्शन आ गया एसिड से। अब अल्कोहल से कौन सा पोर्शन आ जाएगा, अल्कोहल से आपका आ जाएगा ये वाला पोर्शन, इतना, ये O से स्टार्ट होके ऐड हो जाएगा, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है बात इतनी? ये जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं एलाइल एक्राइलेट। एक्रोलीन ये कंपाउंड था, इससे क्या बना, टिशेंको रिएक्शन से एलाइल एक्राइलेट। किसकी प्रेजेंस में कराया, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में। क्लियर है बात इतनी? अब हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे हम लोग, तो मेथड करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे कैसे हम इसको बनाएंगे, क्या क्या प्रोसेस हैं। ज़्यादातर प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, तो पर एक बार रिवीजन में उसको करना ज़रूरी है। जैसे मान लो फर्स्ट मेथड में हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जो अल्कोहल को या आपका एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दे। तो स्ट्रॉन्ग में अगर हम देखें तो कई सारे ले सकते हैं हम, जैसे KMnO4 ले लो, हीट करते हुए H+ की प्रेजेंस में, हॉट KMnO4 भी बोल सकते हैं। K2Cr2O7 भी स्ट्रॉन्ग होता है, H+ प्लस H+ होगा। फिर अगर हम बोले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। CrO3 H2SO4 अगर हम ले लें, इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या करेंगे, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें से अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे मान लो एक अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल का नाम बोल दो जरा, आईपैक नेम जल्दी से बोलो। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 3 पे मिथाइल है और ब्यूटेनॉल हो गया। अल्कोहल 1 पे है, ठीक है। अब इस पे अगर हम लगा दें जोन्स रिएजेंट CrO3 एंड H2SO4, तो जोन्स रिएजेंट क्या करता है, ये CH2 है, देख पा रहे हैं, ऐसे है ये कंपाउंड। अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो ये CH2OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा,
ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ये जो पोर्शन है CH2OH ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH। तो एसिड बन जाएगा 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? CH2OH किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में। ये चेंज है। अब देखो, जैसे मान लो तुम इस पे ले लो, बेंजीन रिंग है हमारे पास, इस पे लगा दो आप। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH। MnO2 एक रिएजेंट होता है। MnO2 क्या होता है? माइल्ड होता है। तो ये क्या करता है? ये अल्कोहल को CH2OH को CHO में कन्वर्ट करता है। तो ये CH2 है, ये OH है, CH2OH को किस में कन्वर्ट कर देगा? CHO। और अगर इस CHO पे ये आपका कौन सा है? एल्डिहाइड है ना, बेंजल्डिहाइड। और ये बेंजाइल अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है। ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजल्डिहाइड बन गया। अब मान लो यहाँ पे हम लगा दें सपोज जिंक NHG एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो आपको एल्डिहाइड में ये बताया था रिएक्शन, अगर कोई एल्डिहाइड है, जिंक Hg कंसनट्रेटेड HCl से इसको ट्रीट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लीमेंशंस रिडक्शन। और इसमें क्या होता है? जो CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, एल्केन बन जाते हैं। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, यहाँ से क्या बन जाएगा? एल्केन। CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CO को CH2 में कन्वर्ट करोगे तो एक H ये है, तो यहाँ पे एल्केन बन जाएगा और ये बन जाएगा टॉलुइन। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन है बेसिकली। कोई ये कंपाउंड दिया है, MnO2 लगाया है, फिर A बन रहा है, फिर जिंक Hg और कॉन्सनट्रेटेड HCl लगाया है, ये B बन रहा है। अब यहाँ पे ये जो टॉलुइन बना हुआ है, B जो प्रोडक्ट बना है, इस B प्रोडक्ट पे इन्होंने लगा दिया NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, और यहाँ पे बना लिया C, और C को ट्रीट कराया D के साथ, तो यहाँ पे बन गया है फिर से वही वाला कंपाउंड जो इनिशियली हमने लिया था, CH2H, अल्कोहल बन गया। तो अब आपको बताना है ये B क्या है, C क्या है और D क्या है। B तो हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया, क्या है? टॉलुइन। अब टॉलुइन से आगे की रिएक्शन हमें देखनी। देखो, ये टॉलुइन है। जब एन ब्रोमोसक्सीनामाइड आता है तो ये ब्रोमाइड रेडिकल को देता है, और ये ब्रोमाइड रेडिकल यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेगा और ये जाकर के बन जाएगा CH2Br। फिर अब ये जो CH2Br है, इसको कन्वर्ट करना है CH2OH में। तो कभी भी कोई एल्काइल ब्रोमाइड है हमारे पास, उसको अगर RCH2OH में कन्वर्ट करना है हमको, तो ये जो एल्काइल ब्रोमाइड है, इस एल्काइल ब्रोमाइड को अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो हम एक्वस NaOH या एक्वस KOH ले लें तो हमारी बात बन जाती है। यहाँ पे अगर हम एक्वस NaOH या एक्वस KOH लेते हैं तो Br हट जाता है और OH इसकी जगह पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे अगर D को हम देखें तो हम लिख सकते हैं एक्वस NaOH या एक्वस KOH। ये Br रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे CH2OH क्रिएट हो जाएगा। ये आपका इनिशियल कंपाउंड था। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब अगर हम KMnO4 हॉट ले रहे थे या जोन्स रिएजेंट ले रहे थे
या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3 या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तब तो ये एल्डिहाइड आपका एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अगर हमने MnO2 को यूज़ किया तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये CHO तक ही इसको ले जाता है। अब देखो सेकेंड प्रोसेस अगर हम बोलें, एल्काइल बेंजीन से हमको बनाना है। एल्काइल बेंजीन का मतलब है बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, कोई भी एल्काइल ग्रुप R। अगर इससे हमें बनाना है तो हम क्या करें, इसको KMnO4 KOH के साथ ट्रीट कर देते हैं। जब KMnO4 KOH के साथ ट्रीट करते हैं, इसके साथ हीटिंग भी किया जाता है और H+ भी होता है, H+ भी यूज़ करना होता है हमें। तो ये जो R ग्रुप होगा ना, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका COOH। कंडीशन क्या है, ये बेंजाइल है, बेंजाइल पे ये कार्बन है, ये बेंजाइल ग्रुप है, इस पे ये कार्बन है, R है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। बेंजाइलिक जो कार्बन है इट हैव हाइड्रोजन। अगर इसके पास हाइड्रोजन है, KMnO4 KOH से आप ट्रीट करते हो, हीट करते हो, तो ये जो R ग्रुप होगा ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी एक अगर हाइड्रोजन है इसके पास तो ये रिएक्शन होगा। जैसे मान लो हमने टॉलुइन ले लिया, रिएजेंट यही ले लिया, तो ये जो CH3 ग्रुप है ये कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COH। इसका मतलब अगर हमें टॉलुइन से एक स्टेप में बेंजोइक एसिड बनाना है तो हम ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम ये ले लें, दो मिथाइल यहाँ पे लगा दिया आपने और रिएजेंट यही यूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके COH में। इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। अगर ये CH3 आपके इस पोजीशन पे लगा दो, रिएजेंट सेम रखो, तो ये भी CH3 ये भी CH3, ये COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोथैलिक एसिड। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो जैसे मान लो ये जो हमारी बेंजीन रिंग है ना, इसके ऊपर अगर ऐसा देखो लगा हुआ है, अब ये देख पा रहे हो ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन बोला जाता है, और इस बेंजाइलिक कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या? तो अब इसको आप KMnO4 और KOH के साथ ट्रीट करोगे ना तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए, इस ग्रुप को COH में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। मतलब 3 डिग्री अगर ये है तो ये आपका 3 डिग्री में नहीं हो पाएगा रिएक्शन, 2 डिग्री में और 1 डिग्री में ये रिएक्शन होगा। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, दो रिंग वाले कंपाउंड है, उसमें कैसे होता है? एक बेंजीन की रिंग है,
उसको इसी रिएजेंट के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं। एक बेंजीन की ये रिंग हो गई, तो ये बेंजीन की रिंग है, तो ये कार्बन और ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन हो गए। बेंजीन की रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। और इनके पास हाइड्रोजन भी है भाई, क्योंकि ये CH2 होगा, ये भी CH2। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो बेंजाइलिक, ये यहाँ से रिंग ब्रेक हो जाती है और ये जो बेंजाइलिक कार्बन होते हैं ये COH में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेंजीन रिंग वैसे की वैसी ही रहेगी। ये आपके जो कार्बन है ये COH में कन्वर्ट हो गए। क्या बन गया यहाँ पे? थैलिक एसिड बन गया। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये बेंजीन की रिंग थी और ये एक और बेंजीन की रिंग है, डबल बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। अब सेम रिएजेंट से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। देखो होता क्या है, ये जो रिएजेंट है आपका, इसमें NO2 ग्रुप को अगर देखो तो NO2 ग्रुप -M ग्रुप है और -M इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाली रिंग है वो वैसे की वैसी रहेगी। इसको हम मेन रिंग मान लेंगे और इसको हम मानेंगे बेंजाइलिक, और ये वाली रिंग हो जाएगी ब्रेक। ये रिंग क्योंकि एक्टिवेटेड रहेगी, ये NO2 की वजह से डीएक्टिवेट हो गई, ये एक्टिवेटेड रहेगी। ये जो CH2 है, CH है, नॉट CH2, ये जो CH है ये कन्वर्ट हो जाएंगे COH। रिंग खुल जाएगी इस तरीके से। क्लियर है बात? अब यहाँ NO2 लगाया था, अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप को चेंज कर दें, जैसे मान लो यहाँ पे हम NH2 लगा दें, दो बेंजीन रिंग है, एक पे हमने यहाँ NO2 लगाया था, तो हमने रीजन ये बताया कि ये NO2 ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होता है, -M ग्रुप हो गया। -M ग्रुप जब लग जाएगा तो इधर वाली रिंग ओपन होगी और वो COH में कन्वर्ट होगी, ये वाली डीएक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इस NH2 ग्रुप की, तो ये जो NH2 ग्रुप होता है ये एक्टिवेटिंग होता है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो इस एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर हम देखें तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ये अब डीएक्टिवेट नहीं होगा और यहाँ से ये रिंग खुलेगी। यहाँ से जब ये रिंग खुलेगी तो ये क्रिएट करेगी आपकी, ये रिंग ऐसे की ऐसी रहेगी और यहाँ पे बनेगा COH। दो केसेस हैं, देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे NO2 था, तो इस NO2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा अपनी तरफ, तो ये NO2 क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, ये वाली रिंग को। जब ये डीएक्टिवेट करेगा तो ये वाली इस रिएजेंट के साथ ओपन नहीं हो पाएगी और इधर वाली रिंग ओपन होगी, इसके CH2 काम आएंगे, CH काम आएंगे। और अगर इस रिंग को देखो तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये इस रिंग को एक्टिवेट कर देगा, तो अब ये रिंग ऐसे की ऐसी बनी रहेगी और ये वाले जो होंगे कार्बन ये COH में कन्वर्ट होंगे। ये एक नई चीज है आपके लिए, ध्यान से याद रखेंगे इसको।
अब देखो, जब एसिड की हम लोग बात करते हैं तो एसिड में एसिड हम साइनाइड से भी बना सकते हैं। अगर हम साइनाइड ले लें, उसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो उससे भी एसिड बन सकता है। लेकिन साइनाइड की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है कंप्लीट और दूसरी होती है पार्शियल। सबको वॉइस क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबसे पहले प्रोडक्ट याद रख लेते हैं कि अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बनता है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेते हैं, प्रोडक्ट कंप्लीट से बनेगा एसिड और पार्शियल से क्या बनेगा प्रोडक्ट? RCONH2। भाई किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो हम मैकेनिज्म पे तब जाते हैं जब हम पहले प्रोडक्ट याद करते हैं। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा कंप्लीट से, और पार्शियल से क्या बनेगा? RCONH2। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस कैसे होगी? देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N है मान लो, इस पे हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H3O प्लस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो होना क्या है यहाँ पे? RCOH बनना है और NH3 बाहर निकल जानी है। इसको अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स HOH के हम ऐड करते हैं यहाँ पे। अगर N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम H प्लस लिख दें, NH3 हमें निकालने, 3 H प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। ये N इसके साथ जाकर के NH3 बना लेगा, और इस C पे 3 OH अटैच हो जाएंगे ऐसे। ये N इसने तो बना लिया NH3, और इस C पे जाकर के 3 OH अटैच हो जाएंगे। कोई भी ऐसा कार्बन जिस पे 3 OH इस तरीके से लग जाते हैं वो अनस्टेबल हो जाता है। तो वो अनस्टेबल होते ही अपने अंदर से निकालता है H2O। तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा RCO। क्लियर है बात कैसे हुआ रिएक्शन? तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से RCOH एंड NH3 बनेंगे। अगर यही हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर ले तो पार्शियल कैसे होगी? देखो, RCN है हमारे पास, इसकी करनी है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट बनना है RCONH2। तो ऐसा करते हैं, NH2 को देखते हुए दो दो H लेते हैं यहाँ पे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, H प्लस OH माइनस OH माइनस, 2 मॉलिक्यूल ले ली। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे H प्लस अटैच हो जाएगा तो NH2 बन जाएगा, और ये OH से अगर एक H2O निकल जाता है तो ये CO बन जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा क्या? RCONH2। एसिड एमाइड बोलते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दी तो ये CH3 CONH2 बन जाएगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम बताइए? इसको एसिटामाइड बोलते हैं। एसिटिक एसिड का एमाइड है इसलिए इसको एसिटामाइड बोलते हैं। ये क्या है, इसका नाम बताइए? जनरल बता दो, IUPAC बता दो, साइनाइड है, क्या नाम होगा? कोई भी बता सकता है।
इथाइल नाइट्राइल नहीं, इथेन बोलते हैं ना, एल्केन, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, तो ये थी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब एसिड इसकी अपने साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करी तो भी बन गया एसिड, कंप्लीट कर दी। और अगर हम लोग एसिड के डेरिवेटिव ले लें, जैसे एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन होते हैं जो एसिड से बनते हैं, उनकी भी अगर हाइड्रोलिसिस करा दो तो भी एसिड बन जाता है। एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है जो एसिड से बनते हैं। एसिड से कौन कौन बनते हैं? RCOCl या RCOX कह सकते हो उसको, एसिड हैलाइड बाई RCOOH होता है एसिड, इसके OH को हटा के X लगा दो तो RCOX एसिड हैलाइड बन जाता है। अगर इसके OH को हटा के NH2 लगा दो तो इसको बोलते हैं एसिड एमाइड, ये भी एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड से बनता है। RCO इसके अगर इसके साथ हम लोग ये लगा दें तो इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये सब क्या हैं आपके एसिड के डेरिवेटिव। जैसे मान लो हमने बना दिया RCO R डैश, तो ये एस्टर है। यहाँ पे क्या किया, RCO ये रख के OH को हटा के OR डैश लगा दिया तो एस्टर बन गया। ये सब एसिड से बनते हैं इसलिए एसिड के डेरिवेटिव। इनकी भी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना तो हाइड्रोलिसिस पे एसिड मिल सकता है, एसिड के डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस पे एसिड मिल सकता है। अब OH की जगह पे जो ग्रुप आया हुआ उसको अगर Z बोल दो, मतलब पहले केस में अगर Z है, सपोज पहले केस में Z है आपका हेलोजन, दूसरे केस में Z है आपका NH2, ये RCO तो कॉमन है, तीसरे केस में आपका Z हो गया RCOO, चौथे केस में आपका Z हो गया OR डैश। तो इसकी हाइड्रोलिसिस होती कैसे है ये देख लेते हैं। ये जो Z ग्रुप अटैच है ये कार्बन पे बनेगा पॉजिटिव सेंटर और ये जो Z ग्रुप है ये निगेटिव। अब H प्लस और OH माइनस को अटैच होना है, हाइड्रोलिसिस होनी है तो OH माइनस इस पे जाएगा और H प्लस इसके साथ चला जाएगा और फॉर्मेशन क्या होगा, HZ बन जाएगा, प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे। अब अगर हम ले लें, सपोज हमने ले लिया RCONH2, इससे बनाना है हमें, हाइड्रोलिसिस कर रहा है इसकी H3O प्लस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करना है तो क्या करना है, इसको H देना है इस ग्रुप को और RCO को क्या देना है, OH देना है, तो दे देते हैं। इसको H दोगे तो क्या बनेगा, ये Z है आपका, H दे दिया तो NH3 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास RCOCl है, हाइड्रोलिसिस करा दी तो RCO वाले पार्ट को OH दे दो, एसिड बना दो, और ये वाले पार्ट को H दे दो। क्लियर हो गई बात, कैसे चल रहा है रिएक्शन। अब इसमें अगर इनकी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस का अगर आपसे रेट पूछ लेते हैं, ROR पूछ लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम याद रखेंगे RCOX का सबसे ज़्यादा होता है, फिर RCOCOR डैश का, एनहाइड्राइड का, एसिड हैलाइड का, फिर एसिड एनहाइड्राइड का, फिर आता है एस्टर,
फिर आएगा एमाइड। और अगर मान लो एक ही ग्रुप में कोई एक ग्रुप ले लिया, उसमें पूछ रहा है मतलब ROR को कंपेयर करवा रहे हैं एक ही फैमिली में, सेम फैमिली में अगर कंपेयर करवा रहे हैं, जैसे मान लो CH3COCl है, CH3CH2COCl है, CH3CH3CH3, इस तरीके से है। इस तरीके से है अगर, तो इस तरीके वाले में क्या करेंगे हम लोग, एक ही फैमिली हो गई ना, ये हैलाइड फैमिली हो गई, RCOX की फैमिली हो गई। तो यहाँ पे हमें ये जो CH3 है इसको देखना पड़ेगा, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको देखना पड़ेगा, एल्काइल ग्रुप कैसा है, ये जो एल्काइल बन रहा है ये किस तरीके का है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो जितना ज़्यादा इस ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, more positive charge on CO कार्बन, वो न्यूक्लियोफाइल से उतनी तेजी से अटैच होगा और उसको इलेक्ट्रोफाइल से उतनी तेजी से अटैच होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोलते हैं। जितना ज़्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस CO वाले पे, उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी और उतना ही रेट इंक्रीज होगा। अब कैसे इंक्रीज हो सकता है, देखो जैसे यहाँ पे अगर हम पहला केस देखें, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव है ना। अब यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेज रहा है ना, पुश कर रहा है। तो अगर ये CH3 ग्रुप इसको पुश कर रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि ये चार्ज को कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली कम होगा। अब अगर यहाँ पे हम दो ग्रुप लगा दें इस तरीके से, मिथाइल पहले लगा था, अब इथाइल लगा दें यहाँ पे, तो ये बड़ा ग्रुप हो गया तो और पुश करेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसपे इस तरीके से 3 डिग्री लगा दिया, इसमें हमने 3 डिग्री कार्बन लगा दिया। अब ये कितना ज़्यादा पुश करेगा इसको, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुश करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इसमें अगर कम होता जाएगा तो आपका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी कम होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो अगर ROR देखो, रेट ऑफ रिएक्शन देखो, तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सेकंड का उससे कम और थर्ड का उससे भी कम। यानी इस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा उसका रेट होगा। तो कौन से फैक्टर उस कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट 2 में लगे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। ओके है बात। अब जैसे मान लो यहाँ पे ग्रुप अटैच करा दिए गए, आपको पता है कि अगर हम -I लगा दें ग्रुप या -M लगा दें तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर पुल करेगा कोई ग्रुप तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, इंक्रीज करा देगा वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप सपोज +I लगा दो, +M लगा दो, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, रिपेल करेंगे।
तो इलेक्ट्रॉन को अगर रिपेल करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डाउन होता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर डाउन होगा तो क्या होगा, आपका इस रिएक्शन का रेट डाउन होगा। ठीक है यहां तक बात। अब मान लो जैसे तुमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया ये CH3 COCl, यहाँ पे ले लिया CH3 COOC2H5, ठीक है। इसको अगर देखो और इसको देख लो, इन दोनों ग्रुप को, ये तो कॉमन फैक्टर होगा, इन दोनों ग्रुप को अगर देखो, यहाँ पे Cl अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे OC2H5 है। दोनों में से जो -M इफेक्ट होता है वो किसका ज्यादा होता है, -M इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को Cl का -M इफेक्ट अगर ज्यादा है तो Cl इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा पुल करेगा तो कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। पहले के कंपैरिजन में दूसरे का रेट ऑफ रिएक्शन ये ज़्यादा देगा ये वाले रिएक्शन को, ये वाला कम। ऐसे ही अगर हम बात कर ले रिंग पे बात कर लेते हैं, ऊपर की तरफ सेम है COCl, जो भी फैक्टर सेम होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हम लोग। यहाँ पे मान लो NO2 लगा दिया, इसी रिएक्शन के लिए बात हो रही है। तो अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाले में COCl, यहाँ भी COCl, यहाँ भी COCl कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया और यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया, ठीक है। अगर फर्स्ट को देखो, सेकंड को देखो, तो सेकंड में ये कौन सा ग्रुप है, NO2, ये -M और -I दोनों शो करेगा। CH3 को अगर देखो तो CH3+I शो करेगा, और इसमें तो ये फैक्टर है नहीं, ये वाले फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो -I या -M वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ, इधर से इलेक्ट्रॉन को ये इधर पुल करेंगे, तो इस C पे पॉजिटिव चार्ज को ये बढ़ाएंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे इसका मतलब इनकी एसिडिटी क्या होनी चाहिए, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अगर हम इसको 1 2 3 नाम दे दें तो 2 तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे अगर देखें तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये जो फैक्टर है ये +I है, तो ये तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उधर भेज रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ अगर भेजता है ये, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा ये। पॉजिटिव चार्ज ऑन CO कार्बन एटम, ये डिक्रीज करवा देगा, तो ये डिक्रीज करवाएगा तो इसका रेट तो सबसे कम होना चाहिए, और ये जो है यहाँ पे ना ये ग्रुप है ना ये ग्रुप है, तो ये बीच में आ जाएगा, इंटरमीडिएट। क्लियर है बात। अब देखो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना चाहें एसिड को, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा क्या, RMgX। रिएक्शन का पैटर्न हमको पता है कैसे करानी है रिएक्शन। इस पे हम लोग CO2 एसिडिक मीडियम में फ्लो करवाते हैं, तो हमें
एसिड मिलता है। कैसे बनता है देखते हैं। ये RMgX है, CO2 इसके साथ अटैच होगा। अगर इस कार्बोनिल कार्बन को इस तरीके से ब्रेक करो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, ये तो ऐसे ही ब्रेक होता है आपको पता है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब इस पे ये R आकर के अटैच हो जाएगा और ये MgX वाला पोर्शन इधर आकर के अटैच हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, ये ऐसे का ऐसे, इस C पे ये R आके अटैच होगा, ये O निगेटिव है तो इस पे ये MgX आके अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होनी है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब होगी तो ये MgOHX निकल आएगा। ये बाहर निकल आएगा और हमारा ग्रुप कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे एक H अटैच हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। क्लियर है बात। तो ग्रांड रिएजेंट में ऐसी कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लो हमने ये ले लिया PHMgBr ले लिया, मान लो तुमने CO2 से रिएक्शन करा दिया, तो PHMgBr है तो MgOHBr, अंडरस्टूड है कि MgOHBr को हटना है और इसके साथ COH ग्रुप को आना है, ठीक है। तो COH ग्रुप अगर आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, या ऐसे लिख सकते हैं C6H5COH, ठीक है। अब देखो, कोई भी एसिड हो या एसिड का सोडियम सॉल्ट हो, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, इसको जब हम लोग सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं ना, किसके साथ ट्रीट करना है, सोडा लाइम NaOHCaO के साथ जब ट्रीट करते हैं, इसको ट्रीट करो या इसको ट्रीट करो सोडा लाइम के साथ, तो ये बना लेता है एल्केन। क्या बनाता है ये, एल्केन। एसिड को ट्रीट कर दो या इसको ट्रीट कर दो, ये बनाता है एल्केन। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, सपोज यही वाला रिएक्शन है अभी जो करा था हमने, MgBr है, इसको CO2 से ट्रीट कर दिया H3O प्लस मीडियम में, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें दिख रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 से रिएक्ट करेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और एसिड आ जाएगा। यहाँ पे मैकेनिज्म अभी कैसे होगा वो बता ही दिया आपको। ये बन गया, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये A बन गया। अब अगर इसको सोडा लाइम से ट्रीट कर दें, तो सोडा लाइम से जब ट्रीट होता है तो ये CO2 बाहर निकल जाती है, ये CO2 बाहर निकल जाएगी और बाकी एल्केन बन जाता है, H होगा ये, तो ये क्या बन जाएगी, बेंजीन। क्लियर है बात। अब मान लो इससे हमें प्रोडक्ट बनाना है, ये बेंजीन बन गया, इससे प्रोडक्ट मान लो हमको बनाना है ये, अभी एक लेक्चर या 2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, याद है आप लोगों को। क्या थी, CO प्लस HCl ले लें अगर हम, और एनहाइड्रस AlCl3 ले लें, तो इसकी प्रेजेंस में ये CHO बन जाता है। बेंजीन से क्या बन जाएगा, ये आपका
बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये तो एक कन्वर्जन का रिएक्शन है। अपना जो मेन बात थी वो यहीं तक थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो COH में कन्वर्ट हो जाता है ये पूरा ग्रुप। ओके है यहाँ तक? टाइम बता दीजिए जल्दी से। 2:36। अब आ जाते हैं जो बहुत पूछा जाता है, आपका नीट का पेपर हो, JEE का पेपर हो, एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पे ना हो तो ऐसा होता नहीं। एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पे जरूर होगा, 4 चीजें 5 चीजें दी होंगी, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करवाया जाएगा। जब हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और ये सारे इफेक्ट हम लोग कर रहे थे तो भी हमने किया था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से कर लेते हैं रिवीजन में। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? ये एसिड है, एसिड ब्रेक होकर के RCO माइनस H+ बना ले, और ये जो RCO माइनस आयन बना हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन, ये अगर स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो ये फिर से H+ से मिलकर के ये नहीं बनाएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन जहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा वो अच्छा एसिड बोला जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छे एसिड के लिए एक और क्राइटेरिया, अगर Ka की वैल्यू दी हो तो Ka अगर हाई है तो वो क्या होगा? अच्छा एसिड होगा। Ka की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, अगर ये हाई है तो अच्छा एसिड है। pKa माइनस लॉग Ka होता है बेसिकली ये, तो वैल्यू निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू लो हो तो हम बोलते हैं कि वो अच्छा एसिड है। ठीक है, या H+ कंसंट्रेशन के टर्म्स में बोलो तो H+ कंसंट्रेशन अगर कोई एसिड ज़्यादा देता है, हाई है उसकी, तो वो अच्छा एसिड है। pH के टर्म्स में बोलो तो pH अगर लो है, जितना ज़्यादा pH लो होगा उतना अच्छा वो एसिड होगा। जैसे मान लो कोई बोले pH 2 है, pH 3 है किसी एसिडिक सोल्यूशन का, तो 2 वाला ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, 3 वाला कम अच्छा होगा, है ना। pH 2 है और pH 3 है, एक एसिड A है एक B है, तो कौन ज़्यादा अच्छा होगा? pH जिसका कम होगा, क्योंकि H+ अगर हम लिखेंगे तो 10⁻⁻ pH लिखते हैं, यहाँ पे लिखोगे तो -2 आएगी, और दूसरे वाले में लिखोगे H+ कंसनट्रेशन तो -3 आ जाएगी। इसकी कंसनट्रेशन H+ ये कम दे रहा है, तो ये बैड एसिड हो जाएगा। दोनों को अगर कंपेयर करो, ये गुड एसिड हो जाएगा। यहाँ तक की बात ओके है सबको? कुछ खास बात इसमें है नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि बेंजीन रिंग के ऊपर कौन से ग्रुप लगेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कौन से ग्रुप लगेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो याद रखते हैं हम लोग, अगर -M लगा दो, H हाइड्राइड लगा दो, -I लगा दो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और अगर इसका अपोजिट कर दो, कौन से ग्रुप लगा दो? +M लगा दो, H जो दे रहा हो इलेक्ट्रॉन, +I लगा दो, तो ये क्या करेंगे आपके? ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? ये इंक्रीज करेगा, ये आपके क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ।
अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, एक और याद रखेंगे बात, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या है? देखो, जैसे मान लो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दो ना, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता ही है। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। बेंजोइक एसिड के केस में इसको हम लोग देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट को। तो मतलब अगर ऑर्थो पे पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो वो बढ़ाएगा, वो कैसा भी ग्रुप हो। बाकी आपको पता है। तो देखो, ये बेंजोइक एसिड है, एक यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे है, ये मिथाइल आपका मेटा पे है और ये मिथाइल आपका पैरा पे है, ठीक है। तो ऑर्थो वाला तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा। अब सोचने की बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछी गई है, अब दूसरी बात, इन दोनों में कंपेयर करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि मिथाइल होता कैसा है, मिथाइल ग्रुप कैसा होता है। मिथाइल ग्रुप की अगर बात करें तो ये प्लस एम शो कर सकता है और प्लस आई भी शो कर सकता है, ठीक है। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग की तरफ, प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इस पोजीशन को अगर देखो मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे मैंने आपको बताया था कि एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। एम इफेक्ट यहाँ पे लगेगा नहीं, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई इफेक्ट ही लगेगा केवल। और आपको पता है कि प्लस आई क्या करता है? प्लस आई डिक्रीज करवाता है, और ये प्लस एम और प्लस आई दोनों मिलके क्या करेंगे? ये भी डिक्रीज करवाएंगे। तो डिक्रीज ज्यादा कहाँ पे होगा? यहाँ पे एक इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे दो इफेक्ट हो गए, तो ये ज्यादा डिक्रीज करवा देंगे, ये भी डिक्रीज करवाएगा लेकिन लेस करवाएगा। तो अगर नंबर अब देखें तो सबसे ज़्यादा पहले का होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद दूसरे का आ जाएगा और फिर उसके बाद किसका आ जाएगा? तीसरे का। क्लियर है बात? ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे CH3 अगर हम लगा देते हैं तो मिथाइल बेंजोइक एसिड, या इसको टोलुइक एसिड भी बोलते हैं। ओके है? NO2 लगा दे एक बार यहाँ। अब आप लोग आंसर करेगा, है ना? एक बार यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक बार यहाँ। चलिए बताइए। हाँ, फर्स्ट वाले में सोचना ही नहीं है। ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दो, वो इंक्रीज ही कराता है, ठीक है। रूल याद रखना है इसको। तो यहाँ पे भी यही चीज आपको पता चल गई कि फर्स्ट वाले में तो सोचना नहीं है ऑर्थो पे।
अब बी और सी में डिसाइड करना है। चलो बता दो जल्दी से। थ्री ज़्यादा होगा, क्यों? माइनस आई और माइनस एम लगेगा, ठीक है, और ये माइनस एम माइनस आई क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं। यहाँ पे एम इफेक्ट बेटा पोजीशन पे लगेगा ही नहीं, माइनस आई इफेक्ट ही केवल लगेगा। ये भी इंक्रीज कराता है, लेकिन इंक्रीज कराने वाला क्या है, यहाँ पे एक ही ग्रुप है, एक ही फैक्टर है, यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, तो ये इंक्रीज कराएगा। तो ये वाला किस पे आ जाएगा आपका, सेकेंड पोजीशन पे, और ये वाला किस पे आ जाएगा, थर्ड पोजीशन। ओके है सबको? ये तुम लोग को क्या हुआ है, बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है कि बताओ तो, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं आजकल क्लास में, क्या हो रखा है? मैं डांट ज्यादा रही हूँ, क्या बात है?